हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी एम। साथियों, आप सभी को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत फर्स्ट पेपर जिसका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, तो इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पठन के कितने प्रकार होते हैं, पठन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, जैसे ध्वनि साम्य विधि, अक्षर बोध विधि, कविता विधि, कहानी विधि, वाक्य विधि, इन सब के बारे में डीपली मैंने डिस्कस किया था और एक ना एक विधि आपके एग्जाम में आती है। तो आपने अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और आज की क्लास में उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि लेखन क्या होता है, लेखन का महत्व क्या होता है, और इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन ऑप्शनल है या अति लघुत्तरी आपके एग्जाम में आया है उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप क्लास को बिल्कुल भी लीव करके नहीं जाइएगा, पूरी क्लास को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से आपके 1-2 नंबर पक्का जो है कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि लेखन की सबसे सरल परिभाषा क्या होती है। देखिए, लेखन की सबसे सरल परिभाषा की अगर हम बात करें तो जो कुछ भी हम बोलते हैं, ठीक है, उसे अक्षरों या प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना जो है वो लेखन कहलाता है। जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे अक्षरों या प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना लेखन कहलाता है। तो ये परिभाषा आप सभी लोगों को ऐसे ही सुनकर याद हो गई होगी, ठीक है। जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे अगर हम अक्षरों या प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर दें तो उसे ही हम लेखन कहते हैं। अब चलिए लेखन की परिभाषा अच्छी तरीके से हम जान लेते हैं कि कैसी परिभाषा हमको अपने एग्जाम में लिखनी है। वैसे वो परिभाषा भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, लेकिन ये परिभाषा लिखोगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। देखिए इसमें क्या बताया गया है, जब हम अपने मन के बाहरी एवं अंदर के भावों और विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके उन्हें लिपिबद्ध करते हैं तो यही लेखन कहलाता है। लेखन क्या होता है, जब हम अपने मन के बाहरी एवं अंदर के भावों और विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके उन्हें लिपिबद्ध करते हैं तो यही लेखन कहलाता है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि पठन शब्द अंग्रेजी के रीडिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो लेखन शब्द है वो अंग्रेजी के राइटिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। राइटिंग का मतलब होता है लिखना, ठीक है। मैंने आप लोगों को भाषाई कौशल के अंतर्गत 4 प्रकार बताए थे। पहला प्रकार मैंने आपको बताया था लिसनिंग का मतलब भाई सुनना, और दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया था स्पीकिंग का मतलब भाई बोलना, और तीसरा प्रकार मैंने आप लोगों को बताया था रीडिंग का मतलब भाई पढ़ना, और चौथा प्रकार मैंने आपको बताया था राइटिंग का मतलब भाई लिखना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिखना है वो आपका चौथे नंबर पर आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन और लिखी है। आप देख सकते हो ये लाइन हमने लिखी है कि भाषाई कौशल शुभोपली का चौथा क्रम लिखना है। शुभोपली का मतलब समझते हो आप लोग, सु का मतलब जो है सुनना, बो का मतलब बोलना, पा का मतलब पढ़ना, ली का मतलब लिखना। तो लिखना यहाँ पर चौथे नंबर पर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इस लाइन में बोला गया है कि भाषाई कौशल शुभोपली का चौथा क्रम लिखना होता है, ठीक है। तो याद रखना, भाषा के 4 प्रकार होते हैं भाषा कौशल के। कौन कौन से? लिखना, ठीक है, लिखना तो आपका चौथे नंबर पर होता है। पहले होता है आपका सुनना, फिर आपका होता है बोलना स्पीकिंग, उसके बाद होता है रीडिंग पढ़ना, फिर डब्ल्यू फॉर राइटिंग यानी लिखना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये तथ्य है, आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैंने परिभाषा को भी लिखा है, मैंने जो अभी आपको बताई कि जो कुछ भी हम बोलते हैं उससे प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही लेखन कहलाता है। तो ये परिभाषा आप सभी को याद होनी चाहिए। अब आगे इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम ये जानेंगे कि आरंभिक स्तर का मतलब प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को अच्छा लेखन सिखाने हेतु जो महात्मा गांधी ने विचार दिया है वो क्या है। तो देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार बच्चों को लिखना सिखाने के पूर्व उन्हें चित्रकला सिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा है कि अक्षर भी एक चित्र है। महात्मा गांधी ने आरंभिक स्तर पर बच्चों को अच्छा लेखन सिखाने हेतु विचार दिया कि बच्चों को लिखना सिखाने से पहले आप उन्हें चित्रकला सिखाइए, ठीक है, क्योंकि उनका कहना यह था कि अक्षर भी एक चित्र है, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई। इस चीज़ को याद रखना कि महात्मा गांधी का क्या विचार था आरंभिक स्तर पर बच्चों को अच्छा लिखाने हेतु विचार, ये चीज़ आप जो है याद रखिएगा यहाँ पर। तो ये महात्मा गांधी का विचार था। चलिए अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं भाई, और यहाँ पर देखिए
महात्मा गांधी के अनुसार ये चीज़ आप जरूर याद रखना कि अक्षर भी एक चित्र है। ये पूछा जाता है कि अक्षर भी एक चित्र है, ये किसके अनुसार, तो आपको टिक करना है कि महात्मा गांधी के अनुसार। अब आगे बात करते हैं इसी क्रम में। अब हम ये जानेंगे कि लेखन का महत्व क्या होता है। ठीक है, क्या होता है लेखन का महत्व, लेखन से बच्चों में क्या क्या जो है क्षमताएं आ जाती हैं, किसका किसका विकास होता है, ठीक, क्या चीज़ वो सीख जाते हैं, किस चीज़ में वृद्धि होती है, वही लेखन का महत्व होता है। यही सब जानेंगे यहाँ पर। तो देखिए, नंबर 1, लेखन से बच्चों की अक्षर की बनावट में सुधार होता है, जिससे बच्चे सुंदर हस्तलिपि में लिखना सीख जाते हैं। ठीक है, लेखन से क्या होता है कि बच्चों के अक्षर की जो बनावट होती है उसमें सुधार होता है और वे सुंदर हस्तलिपि में लिखना सीख जाते हैं। लेखन का ये भी महत्व होता है। दूसरा महत्व ये है कि लेखन से बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। लेखन से क्या होता है कि बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। तीसरा नंबर है, लेखन से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। ठीक है, लेखन से क्या होता है कि बच्चों के जो शब्द भंडार होता है, ठीक है, जो भी शब्द वो सीख रहे होते हैं उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है लेखन से। ठीक, तो ये आपका तीसरा महत्व था। और चौथा महत्व ये है यहाँ पर कि लेखन से बच्चों में मात्रात्मक त्रुटियाँ कम और अथवा समाप्त हो जाती हैं। लेखन से क्या होता है, बच्चों में जो मात्रात्मक त्रुटियाँ करते हैं, गलतियाँ करते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। लेखन से बच्चों की भाषा में एक रूपता आती है। लेखन से क्या होता है, बच्चों की भाषा में एक रूपता आती है। तो ये 5 जो है महत्वपूर्ण बिंदु थे जो लेखन का महत्व रखते हैं। ठीक है, लेखन का क्या महत्व होता है वो ये आपके 5 बिंदु जो है आपको बताते हैं कि लेखन से क्या क्या बच्चों में विकास होता है, क्या क्या वृद्धि होती है। तो ये चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को ये बताते हैं कि लिखना सीखने के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, लिखना सीखने के मुख्य कौन कौन से तथ्य हैं उनको यहाँ पर हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो है मुख्य तत्व ये है कि लिखते समय बालकों के बैठने का जो ढंग होना चाहिए वो उचित होना चाहिए और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, वो झुककर लिखने की आदत ना डालें। देखिए क्या होता है, अधिकतर जब बच्चे जो है लिखना प्रारंभ करते हैं तो वो झुककर जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक, क्योंकि आप भावी अध्यापक हो तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि लिखते समय बालकों के जो बैठने का ढंग हो वो उचित हो, उनकी रीढ़ की जो हड्डी है वो सीधी रहे, वो झुककर लिखने की आदत ना डाल पाएँ। नंबर 2, लिखने की कॉपी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। जिस कॉपी पर वो लिख रहे हैं वो कॉपी उनकी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रहनी चाहिए। तीसरा तत्व है हमारा, बच्चों की सुंदर लेख की प्रदर्शनी लगाई जानी चाहिए। प्रदर्शनी का मतलब प्रतियोगिता आपको कराना चाहिए, ठीक है, जिससे उनका हौसला बढ़े आगे अच्छा लेख लिखने के लिए। उसके बाद बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो लिखने के लिए समय और वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, लिखने के लिए वातावरण का भी ध्यान रखना है, समय का भी ध्यान रखना है। ठीक है, समय को एक उचित समय में लिखना जाना चाहिए, वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और बात करें यहाँ पर हिंदी में लिखने का क्रम बाएं से दाएं होना चाहिए। ठीक है, बहुत से जो है बच्चे उल्टे हाथ से लिखने लगते हैं, तो उनको आपको बताना है कि जो हिंदी में जो लिखने का क्रम होता है वो बाएं से दाएं होना चाहिए। ये मुख्य तत्व है। और लास्ट आपका मुख्य तत्व ये है कि कलम पकड़ने का ढंग भी ठीक होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलता है तो वो उल्टा कलम पकड़ने लगते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो कलम पकड़ने का ढंग होना चाहिए वो भी ठीक होना चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि लिखना सीखने के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपके 5 तत्व हैं, जिसमें से सबसे मुख्य तत्व आपको ये याद रखना है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, झुककर वो लिखे ना। ठीक है, और लिखने की जो कॉपी है वो आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए, प्रदर्शनी लगाई जाए जिससे उनका हौसला बढ़े, और कलम पकड़ने का जो ढंग होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। इतने महत्वपूर्ण बिंदु आपको जरूर आने चाहिए। उसके बाद हमने आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा है और ये प्रश्न आपको मिलेगा अतिलघुत्री में भी देखने को और बहुविकल्पी में भी देखने को। आप पवन सीरीज उठा के देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको अतिलघुत्री में देखने को मिलेगा कि लिखित अभिव्यक्ति के लिए कितने मुख्य बिंदु हैं। लिखित अभिव्यक्ति के लिए कितने मुख्य बिंदु हैं, कौन कौन से हैं और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है, ये आपको ऑप्शनल में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखित अभिव्यक्ति के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उसमें है पहला सुस्पष्टता, दूसरा है शुद्धता, तीसरा है क्रमबद्धता और चौथा है आपका सुसंबद्धता। ठीक है, तो याद रखना लिखित अभिव्यक्ति के लिए कितने मुख्य बिंदु हैं, तो 4 मुख्य बिंदु हैं। कौन कौन से हैं, सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता
एवं सुसंबद्धता। अब इसमें आपसे पूछा जाता है बहुविकल्पी में कि सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आपका है भाई क्रमबद्धता। कौन सा बिंदु है? क्रमबद्धता। ये आपको ऑप्शनल में मिलेगा देखने को। आप पवन सीरीज उठाइएगा, आपको मिलेगा दूसरे नंबर पे ही बहुविकल्पी के क्वेश्चन में। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया कि लेखन का अर्थ क्या होता है, क्या महत्व होता है लेखन का, उसको भी मैंने बताया। तो लेखन का क्या अर्थ होता है सभी लोगों ने जाना कि जो भी कुछ हम बोलते हैं, ठीक है, उसको प्रतीकों या अक्षरों के रूप में व्यक्त करना ही लेखन कहलाता है। उसके बाद आप सभी लोगों ने क्या सीखा कि आरंभिक स्तर पर बच्चों को अच्छा लेखन सिखाने हेतु तो महात्मा गांधी का क्या विचार था। महात्मा गांधी का यही विचार था कि उनको लिखना सिखाने से पहले चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार जो अक्षर है वो भी आपका एक चित्र है। लेखन का महत्व क्या क्या होता है ये आपको बताया गया, और मैंने बताया कि लिखना सीखने के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं उनको आपको बताया मैंने। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको लिख के बताया है, क्योंकि आप बाद में जो है इस क्वेश्चन को इधर उधर ढूंढोगे तो अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। तो याद रखना कि लिखित अभिव्यक्ति के लिए कितने मुख्य बिंदु हैं, तो 4 मुख्य बिंदु हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? क्रमबद्धता है। तो आज की क्लास हम फिर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे और आगे आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। आगे की क्लास में आप लोगों को हम क्या बताएंगे, आगे की क्लास में हम बताएंगे कि लेखन में दोष एवं अशुद्धियों के कारण कौन कौन से हैं, ठीक है, कि लेखन में कौन कौन से दोष होते हैं और उन अशुद्धियों के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ। क्लास पसंद आई, क्लास को लाइक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।